मेरा कैप का डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और उसके साथ साथ वेरिफिकेशन हो चुका है। और वो सारी चीज़ें मैंने कैसे की, इस पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये हमारे कैप की फ़र्स्ट एंड सेकंड स्टेप थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और हाँ, शायद इस वीडियो में मेरा वॉइस इतना अच्छा ना आए या फिर इतना लाउड ना हो, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बना रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई सी कोई भी वीडियो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट हो, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। भले ही वो 1 मिनट की हो या 10 मिनट्स की हो, 20 मिनट्स की हो, सबके पीछे मेहनत होती है। जैसे कि आज की जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो भी मैं डायरेक्ट नहीं बना रही हूँ। मैंने मेरे एप्लीकेशन फॉर्म की एक एक्स्ट्रा प्रिंट निकाली है, उस पर मैंने छोटे छोटे टिक मार्क्स किए हैं जिन पॉइंट्स पर मुझे फोकस करना है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मैं तो ऐसे डायरेक्टली भी बता सकती हूँ विदाउट इतना सारा वर्क करके, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप तक का बहुत अच्छे से मेरा एक्सपीरियंस एड्रेस हो जाए आप तक, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट ना जाए। सो प्लीज़ मैं इन सब के बदले एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप तक जो मैं मेरा एक्सपीरियंस पहुंचाना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट, जो आपकी ही एज की है, और जो सब आप फेस कर रहे हो, मैं भी इस टाइम पे वही फेस कर रही हूँ, वही सारे प्रोसेसेस कर रही हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है, इससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन ओपन है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखना, ओके दैट्स ओके। बट मैं हमेशा आपको हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि अगर इस वीडियो के बारे में भी आपको कोई क्वेरी है, या मुझसे कुछ बात छूट रही है, या आपका कोई डाउट है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। सो यस, सबको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना। अब हम अपने मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त ये हमें ऑनलाइन करना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक हम CET का फॉर्म भर रहे थे तब तक हमें सिर्फ फॉर्म भरना था, बट इस बार कैप का फॉर्म भरने के साथ साथ हमें उसका वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है। तो जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है और जो वेरिफिकेशन के टाइम पर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जो भी डिस्प्ले होगा, वो सब मैच करना चाहिए, तब जाकर आपके एडमिशन का प्रोसेस स्मूथ प्रोसेस के हिसाब से स्टार्ट होगा। तो सबसे कुछ मतलब देखो, फॉर्म में इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये फॉर्म तो हमने घर पे ही भरा था। मैं किसी के पास भी कोई बाहर के एजेंट को यूज़ करके मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था, ऑब्वियसली बिकॉज उनको 200 रुपीज़ पे करने से अच्छा है हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, हमें रीड करना आता है, बस दैट्स इट। अच्छे से हमारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसमें और एक चीज़ ये होती है कि जब आप आपका CET का ये डाल रहे हो, एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हो, या कोई एग्ज़ाम का रोल नंबर डाल रहे हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारी फेच हो जाती है। मतलब उसमें हमें कुछ करना नहीं है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी। बट बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर नेम लिखते वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका नेम आपके मार्कशीट के हिसाब से, जैसे कि उधर लिखा था कि एज़ पर योर HSC मार्कशीट, तो आपके HSC मार्कशीट में आपका नेम कैसा दिया है, वैसे ही वहाँ पर फिल करना। जैसे कि जहाँ पर हमारा HSC मार्कशीट में है ना, सबसे पहले हमारा सरनेम होता है, देन हमारा नेम, एंड देन हमारे फादर का नेम। तो वैसे ही उसमें भी फिल करना। अगर आप सोच रहे हो कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर अच्छे से फिल करना है जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में है। और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, कुछ भी खुद से मत डालना। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स का सेट लेकर बैठना, जहाँ जहाँ जैसे जैसे उन्होंने पूछा है कि एज़ पर HSC मार्कशीट, एज़ पर योर लिविंग सर्टिफिकेट, तो उसी हिसाब से डालना जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो। कुछ भी रैंडमली मत डाल देना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इधर 3 टाइप के नाम आए हुए हैं मेरे। नेम एज़ पर HSC रिजल्ट, उधर मेरा है सरनेम फर्स्ट, देन नेम, एंड देन फादर्स नेम। देन उसके बाद में नेम एज़ पर MHT CET रिजल्ट, उधर सबसे पहले नेम है, देन मिडल नेम, देन सरनेम। फिर से JEE के रिजल्ट के हिसाब से पहला सरनेम है। सो वो सब रीड करके डालना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, जैसा मैं रीड करने आना चाहिए, अगेन मैं वही बोल रही हूँ। देन उसके बाद में यस, कैंडिडेचर टाइप जब आता है, तो वो टाइप A, टाइप B, टाइप C, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। मैंने जहाँ तक देखा है 90% स्टूडेंट्स टाइप A में आते हैं, बट स्टिल
सारे जो भी हम पुट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो रीड करके पुट करना अच्छी चीज़ होगी और वो ही आप करना। जैसे कि मैं टाइप ए में थी तो मैंने टाइप ए डाल दिया था। और उसके बाद में यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने जेईई मेंस दिया है, भले ही आप भले ही आप जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट हो ना हो, प्लीज़ जेईई मेंस का भी स्कोर डाल देना अगर आपने दिया है, आपका स्कोर कम है। और अगर आप हेजिटेट कर रहे हो डालने के लिए तो ऐसा मत करना, जेईई मेंस का भी स्कोर डाल देना, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल अगर आपने जेईई दिया हुआ है तो। देन उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सपोज आपकी मतलब नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए या आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी 3 टाइप ले लें, आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, ये चीज़ प्रूफ करने के आप आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपने आपका डोमिसाइल बनवाया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट बहुत वाइजली ऑप्शन चूज़ करना, क्योंकि जो भी आपने चूज़ किया है ना वो वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सपोज आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आपने वहाँ पर डोमिसाइल का ही ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा आपको, पर आपके पास है नहीं तो फिर से प्रॉब्लम होगा। फिर से आपको ऑनलाइन फॉर्म में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर फिर से ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आपका लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है वो देख सकते हो। तो इतना सब करने से अच्छा है ना, अगर वो लोग ऑप्शंस दे रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना उसी का ऑप्शन सिलेक्ट करना। और एक छोटी सी बात ये भी है कि वहाँ पर जब मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रही थी तो फिर वहाँ पर लिखा था ओनली 500 KB के जो डॉक्यूमेंट्स है वही अलाउड है। तो मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो 600 KB के, 900 KB के थे, तो मैंने उससे डॉक्यूमेंट जो हमारा कंप्रेसर होता है वो यूज़ करके फिर उन्हें कंप्रेस किया एंड देन अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तब एक बार वो व्यू वाला जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर ये व्यू कर लेना, मतलब ये चेक कर लेना कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सब सही है करके, मतलब अगर डोमिसाइल पूछा है तो उसकी जगह डोमिसाइल ही अपलोड हुआ है, ये सब चेक कर लेना। और हाँ, ये भी बात है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा लिविंग सर्टिफिकेट जो हमारे 12th का है, वो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हमें अपलोड करना पड़ता है। जब मैंने किया था तब मैंने 2 टाइम्स अपलोड किया था। उसके बाद में हमें नॉर्मल हमारी फ़ोटो अपलोड करना है और उसी के साथ डिजिटल सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। देन पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी माइनॉरिटी के बहुत फ़ायदे होते हैं। और मुंबई में, अगर मैं मुंबई में बात कर रही हूँ तो 80 से 90% कॉलेजेस जो है माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। तो माइनॉरिटी मैटर करती है। अगर आपके पास रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो वो भी अच्छे से फील करना। और मेरे पास जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मेरी हिंदी थी तो मैंने हिंदी को वहाँ पर पुट किया था। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना है, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए 51% सीट्स रिजर्व रहते हैं तो आपको एडमिशन मिलने में बहुत ईजी हो जाता है। कट ऑफ भी कम होते हैं माइनॉरिटी के लिए। तो अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हो तो उसी माइनॉरिटी वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना। और जो हमारे HSC और SSC के जो मार्क्स होते हैं ना, वहाँ पर मार्क्स हमें खुद को टाइप करने पड़ते हैं, तो वो भी अच्छे से कर लेना। फिर ही हमारा परसेंटेज डिस्प्ले होता है, ताकि जब हम वहाँ पर जाए तब हमारे मार्कशीट के साथ वो वेरीफाई हो जाए। तो वो भी अच्छे से करना। ऑब्वियसली आप अच्छे से करोगे ही, लेकिन स्टिल आई वांट टू से कि इतना कुछ नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आप घर से कर सकते हो तो प्लीज़ घर से ही कर लेना। उसके बाद मेन चीज़ आती है, पहले बात तो अगर आपने कोई मेजर चेंजेस किया है, जैसे कि आपने ओपन से OBC में किया है, आपका अभी कास्ट सर्टिफिकेट आया है, कास्ट वैलिडिटी आई है, और उसके बाद में आपने ओपन से OBC किया है, तो शायद ये सारे चेंजेस करने की पर हर एक मेजर चेंज कॉस्ट यू 200 रुपीज़ एट द एंड। तो वो एक चीज़ है। एंड चीज़ ये भी है कि जैसे ही आपके थोड़े स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा जिसका आप पिक निकाल कर भी आपके पास रख सकते हो, या उसी के साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज भी आता है जो आप सेव करके रख सकते हो, ताकि वो आपको आगे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि वो यूज़ आने वाला है। ओके हाँ, और अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करते वक्त, मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन है कैब का, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन उसके बाद में सेकेंड थिंग आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, एंड दैट इज़ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग किया है हमने, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक है ना, बहुत लोग थोड़ा नर्वस फील करते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि हम ऑनलाइन सेलेक्ट करें ऑफलाइन सेलेक्ट करें। देखो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास आपने स्टार्टिंग में ही फॉर्म मतलब फिल कर लिया है तो आप ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हो।
ताकि आपके पास एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रहेगा जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होकर आ सकता है और आप उतना वेट कर सकते हो। आपके पास 7-8 दिन है, आप वेट कर सकते हो। लेकिन आप डेट मतलब अभी 8 ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 9 ऑफ जुलाई तक आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। और आप जस्ट 7th को फॉर्म फिल कर रहे हो या 6th को फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ स्क्रूटिनी सेंटर ऑफलाइन ही सिलेक्ट करना, क्योंकि ये हमें ईजी भी हो जाता है। जैसे कि मैंने ऑफलाइन ही सिलेक्ट किया था और मेरा रीज़न ये था ऑफलाइन सिलेक्ट करने का, ताकि मैं बाहर भी जाऊँ और कॉलेजेस का भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ कॉलेजेस को। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन सेंटर सिलेक्ट किया था स्क्रूटिनी सेंटर के लिए। तो अब वहाँ पर क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं गई उस स्क्रूटिनी सेंटर पे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने सिलेक्ट किया था, मैं वहाँ पर गई। देन दे आस्क्ड मी टू, वहाँ पर एक QR कोड लगा हुआ था जिसे मैंने बेसिकली अपने कैमरा से स्कैन किया। उसे स्कैन करने के बाद मैंने अपना नेम फिल करना था। देन उसके बाद मैं मेरे PCM के परसेंटेज, देन मेरे 12th के ओवरऑल परसेंटेज, मेरे CET का परसेंटाइल और उसके साथ मेरे JEE के मार्क्स। क्योंकि मैंने इसमें मेंशन किया था फॉर्म फिल करते वक्त कि मैंने JEE दी हुई है, इसलिए मुझे वहाँ पर JEE के मार्क्स भी पूछे गए थे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करने के बाद वो सबमिट हो गई और मुझे एक मेल आया। देन उसके बाद में मुझे एक नंबर दिया गया। मेरा नंबर था कुछ 29, बिकॉज इट मीन्स कि 28 वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं उनकी 29th मेंबर हूँ उस दिन की। मुझे मेरा अकॉर्डिंग टू माई नंबर मुझे बुलाया गया। उसके बाद में मैंने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको जो मैंने अपलोड किए थे बस वो सारे दिए, और उसी के साथ साथ 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ दी, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़। अगर आप सोच रहे हो कि एक लेकर जाना इनफ होगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे लिविंग सर्टिफिकेट का एक ही कॉपी था मेरे पास, ज़ेरॉक्स कॉपी, बट उन्होंने मुझे 2 कंपलसरी करवाए। सो और वहाँ पर ही हो गया था, मतलब मुझे ज़ेरॉक्स के लिए, बिकॉज वो अर्जेंट था और एक ही ज़ेरॉक्स की बात थी, तो वहाँ पर उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी वहीं पर ज़ेरॉक्स निकालने के लिए। और उसके साथ साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसका प्रिंट भी लेकर जाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका प्रिंट लेकर जाना। और उन्होंने ऐसे मेरे पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल, उनके साथ जो मैंने फॉर्म फिल किया है, जैसे कि मैंने उसकी प्रिंट निकाली थी, वो प्रिंट उनको दी, उसी के साथ मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। उनके बाद उसके बाद में मतलब वेरिफिकेशन किया कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है और उसी के साथ साथ जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर है, वो सारी उन्होंने वेरीफाई की, उधर टिक किया, मतलब रफली किया टिक, बट टिक किया। देन उसके बाद मैं मुझे एक दूसरे काउंटर पर भेजा, जहाँ पर मुझे 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ हर एक डॉक्यूमेंट की सबमिट करनी थी। उन्होंने ऐसे 2 सेट्स बना लिए जिसमें सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स थे दोनों सेट्स में, और एक सेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म था। देन उन्होंने मुझसे सिग्नेचर करवाई और वेरीफाइड करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो गए हैं। सो थैंक गॉड कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, मेजर प्रॉब्लम। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं ओपन में आती हूँ और मेरे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते भी नहीं जो ओपन में होते हैं, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, कास्ट वैलिडिटी नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और उसी के साथ जो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स आए थे, एक बच्चा था जिसके पास कास्ट थी आई गेस, और उसकी कास्ट वैलिडिटी का कुछ इशू आ गया था। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। शायद उसका ये प्रॉब्लम आया था कि उसने प्रिंट करवाई थी और वो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो वेरीफाई नहीं हो रहा था। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, वो लेकर जाना आपका। या कि उस डॉक्यूमेंट के लिए अगर अभी आपने अप्लाई किया है और आपके पास एक प्रूफ है कि आपने अप्लाई किया है, तो वो प्रूफ होती है बेसिकली हमारी रिसिप्ट, तो वो रिसिप्ट का प्रिंट लेकर जा सकते हो आप। तो बस इतनी ही प्रोसेस थी। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो भी बेटर है, अगर किसी ने ऑनलाइन किया तो वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकता है ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। सो यस दैट्स इट। अभी आगे हमारा ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, देन उसके बाद में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, देन कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इस जो हमारा पास टाइम है 10 to 15 डेज़ का, उसमें हमारा काम यही है कि कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लोर करें, न्यू ब्रांचेस एक्सप्लोर करें, हमारी कॉलेज लिस्ट रेडी करके रखे थे। सो जैसे जैसे आगे की प्रोसेस होती रहेगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए और एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाने के लिए।